हेलो एवरीवन। सो ये जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर कम और क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं, ओके, क्वेश्चंस रिलेटेड विथ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये एक मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास है जिससे आप लोगों को आंसर को समझने में आसानी हो और आप उसे याद कर पाएँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो नेशनलिज्म का ग्रोथ है, ओके, जो कॉलोनीज में नेशनलिज्म का ग्रोथ है, ये क्यों हम इसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लिंक कर रहे हैं। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब कॉलोनी के अगेंस्ट जो मूवमेंट होता है। ओके, नेशनलिज्म इन कॉलोनीज, व्हाई इट इज़ लिंक्ड विथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ड्यू टू द फैक्टर्स एज मैंशनड बिलो। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये जो नेशनलिज्म है, ओके, इट इज़ लिंक्ड विथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। फर्स्ट, पीपल बिगन टू डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनिज्म। तो यहाँ पर लोगों का पहले से ही कॉलोनिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल चल रहा था। अब क्योंकि लोगों का स्ट्रगल था, तो ये सब लोग जो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, ये धीरे धीरे यूनाइट होने लगे। पीपल बिगेन discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. Sense of being oppressed under colonialism. अब ये देखिए, colonialism में क्या हुआ कि ये जो सारे इंडियंस थे, ओके, वो अपने आप को ऑप्रेस्ड कंसिडर करते थे। अपने आप पर वो ये पाते थे कि अत्याचार हो रहा है उन पर। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो ये जो भावना थी कि कॉलोनिज्म में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसकी वजह से ये सारे लोग अलग अलग ग्रुप के होकर भी एक दूसरे के साथ यूनाइट होने लगे, एक दूसरे के साथ ग्रुप में आने लगे। तो जो पहला पॉइंट है, अगेन ध्यान से आप देखेंगे, तो पीपल बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। एज ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, their experiences were varied and their notion of freedom were not always the same. So the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one moment. अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो अलग अलग ग्रुप थे जो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, ओके, अब क्योंकि ग्रुप अलग अलग था, लोगों के प्रॉब्लम अलग अलग थे, तो इनका जो नोशन था फ्रीडम के लिए, इनका जो थिंकिंग था फ्रीडम के लिए, वो सबका अलग अलग था। तो कांग्रेस ने क्या किया, अंडर महात्मा गांधी ये सब लोगों को इकट्ठा किया और इनको एक मोमेंट के अंदर लेके आए। इनका मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरह से अत्याचार हो रहे थे। जो वर्कर्स थे उनकी अलग समस्या थी, जो बिजनेसमैन थे उनकी अलग समस्या थी। सो एज ईच क्लास एंड द ग्रुप फेल्ट the effect of colonialism differently, their experiences were varied and their notion of freedom were not always the same. So the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one moment. Thus, in spite of differences and conflict, different groups and communities came under the banner of Indian National Congress and took part in various movements which were एंटी कॉलोनियल आर अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद ये सब अलग अलग ग्रुप के लोग एक बैनर के अंदर आए और इन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया।
Okay, so thus, in spite of differences and conflict, different groups and communities came under the banner of Indian National Congress and took part in various movements which were anti-colonial or against the British. Okay, so again एक बार ये पूरा आंसर देखते हैं. The growth of modern nationalism in colonies is linked to anti-colonial movement due to the factors as mentioned below. First, people begin to discover their unity in the process of their struggle with colonialism. Just a minute. The sense of being oppressed under the colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. Second point, as each class and group felt the effect of colonialism differently, their experiences were varied and their notion of freedom were not always the same. So the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement. Thus, in spite of differences and conflict, different groups and communities came under the banner of Indian National Congress and took part in various movements which were anti-colonial or against the Britishers. Now, second question, how the First World War helped in the growth of national movement in India? अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसने कैसे हेल्प किया नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ को? The First World War helped the growth of national movement in India as it created a new economic and political situation as mentioned below. तो क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कुछ नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएट हुए और उसकी वजह से नेशनलिज्म के ग्रोथ में हेल्प हुई. ओके, तो क्या वो सिचुएशंस थे? तो पहला था द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड. वर्ल्ड वॉर के बाद में समझ में आने लगा कि हमको डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, हमारा डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, वॉर लोन्स वेयर टेकन एंड मोर टैक्सेस वेयर इम्पोज्ड. अब क्या हुआ कि भाई वॉर के समय पैसे की ज़रूरत थी गवर्नमेंट्स को, तो उन्होंने लोन लिए और फिर बाद में वो लोन को रीपे करने के लिए उन्होंने टैक्सेस इम्पोज कर दिए पब्लिक के ऊपर. तीसरा, कस्टम ड्यूटीज़ वेयर रेज्ड. तीसरा, उन्होंने कस्टम ड्यूटी भी रेज कर दी. तो कस्टम ड्यूटी क्या है? ये भी एक तरह का टैक्स है. चौथा, इनकम टैक्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड, और लोगों की इनकम पर भी टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, टैक्स स्टार्ट किया. द राइज इन प्राइस लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल. बस इतना ही नहीं, क्या हुआ कि जो रोज़ यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं उनके प्राइस भी बढ़ने लगे और इसकी वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ी. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी. सो पहला पॉइंट वापस से डिस्कस कर लें कि द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड. सेकेंड, वॉर लोन्स वेयर टेकन एंड मोर टैक्सेस वेयर इम्पोज्ड. थर्ड, कस्टम ड्यूटीज़ वेयर रेज्ड. फोर्थ, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड. फिफ्थ, the rise in price led to extreme hardship for the people. There was a widespread discontentment in the rural area due to the forced recruitment of soldiers. अब गांव में क्या हुआ? गांव में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स में भर्ती कर रही थी और इसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी गुस्सा था. There was a widespread discontentment. डिसकंटेनमेंट मतलब एक आक्रोश था, एक गुस्सा था. देयर वॉज ए वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट इन द रूरल एरिया ड्यू टू द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स. सो इन 1989 एंड 2021, अब यहाँ पर 1989, 19 एंड 2021 में क्या हुआ? क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. तो इसकी वजह से हुआ ये कि खाने पीने की चीज़ों की बहुत शॉर्टेज हो गई. 1918 और 19 और 2021 में क्रॉप्स फेल हो गए. क्रॉप फेल हो गए, बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से क्रॉप नहीं हुए और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेज हो गई. एट्थ, देयर वॉज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 2. अब क्या हुआ? एक इन्फ्लुएंजा की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी. According to census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemics. तो यहाँ पर करीब 12 to 13 मिलियन पीपल्स के ऊपर, 12 to 13 मिलियन मतलब क्या हो गया? 12 मिलियन, 120 लाख
या कह सकते हैं 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक की जो आबादी थी उसके ऊपर ये जो फेमाइन, ये जो सूखा हुआ, फसलें खराब हुई और ये जो एपिडेमिक था इसका असर पहुंचा. पीपल थॉट दैट देयर हार्डशिप एंड सफरिंग्स वुड कम टू एन एंड आफ्टर द वॉर, बट दैट डिड नॉट हैपन. लोगों का ऐसा मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं. उनकी परेशानियां ख़त्म होने के बदले परेशानियां और बढ़ गई. सो दीज फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. तो ये सारे फैक्टर्स थे. सो दीज फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई. ओके, तो अगेन वापस से यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनलिज्म में ग्रोथ क्यों आई, क्यों लोग ये सोचने लगे कि भाई हमारा खुद का नेशन होना चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है. तो उसके कारण यहाँ पर दिए हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया एज इट क्रिएटेड द न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस एज मेंशन बिलो. फर्स्ट पॉइंट, द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड. सेकेंड, द वॉर लोन were taken and more taxes were imposed. Third, custom duties were raised. Fourth, income tax was introduced. Fifth, the rise in price led to extreme hardship for the people. Sixth, there was widespread discontentment in the rural area due to the forced recruitment of soldiers. Seventh, in 1918-19 and 1920-21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of the food. And eighth, there was influenza epidemic too. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemics. People thought that their hardship and sufferings would come to an end after the war, but that did not happen. So, the factors were responsible for rise of nationalism in India. Okay. Now, see. Next question. Explain why Indians were outraged by Rowlatt Act. अब Rowlatt Act आया, उससे लोगों में क्यों गुस्सा बढ़ा? Why the Indians were outraged by the Rowlatt Act? So Indians were outraged by Rowlatt Act due to the following reasons. अब क्या रीज़न है? तो पहला है कि they had hoped that after the war their hardship would be over and the government would take steps to improve their condition. So पहला कि they had hoped that after the war their hardship would be over. लोगों को ऐसा लगा था कि इनकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वॉर के बाद इनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी. द हार्डशिप they had hoped that after the war their hardship would be over and the government would take steps to improve their condition. तो इनकी जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे इनकी कंडीशन में सुधार हो. On the other hand, the government got Rowlatt Act passed in the Imperial Legislative Council against the united opposition of Indian members. लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इंडियन मेंबर्स के अपोज करने के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को पास कर दिया. अभी रॉलेट एक्ट क्या है? द एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिफ्रेश पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. तो यहाँ पर ये जो रॉलेट एक्ट था, इस एक्ट से गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर मिल गए जिससे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कमज़ोर कर सकती थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकते थे, रिप्रेस कर सकते थे. इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. और इसकी वजह से इनको एक ऐसा मौका मिल गया था, ये किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को जेल में बंद कर सकते थे बिना किसी कोर्ट में केस किए. कम से कम 2 साल के लिए ये जेल में बंद भी कर सकते थे, 2 सालों के लिए. फिर दीज प्रोविजंस मीन द सस्पेंशन ऑफ 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. अब ये जो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया कि भाई वो जेल में किसी को भी 2 साल के लिए बंद कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो न्याय है, जस्टिस है, उसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, 2 प्रिंसिपल कम से कम वो क्या हो गए, एक तरह से सस्पेंड हो गए. पहला था ट्रायल बाय ज्यूरी एंड हैबियस कॉर्पस, द राइट सेफगार्डिंग अगेंस्ट इलीगल इम्प्रिजनमेंट. तो एक तो ट्रायल बाय ज्यूरी, मतलब जो कोर्ट में केस होता था
कि भाई आपने मुझे पकड़ लिया, तो कोर्ट में जाते थे और प्रूफ करना पड़ता था कि क्यों पकड़ा, क्या गुनाह किया है। तो ये जो ट्रायल बाय जूरी है, एक तो ये उनके लिए ख़त्म हो गया, बंद हो गया। 2 साल तक आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी रीज़न के आप जेल में बंद कर सकते थे। दूसरा, द राइट सेफ गार्डिंग अगेंस्ट इलीगल इम्प्रिजनमेंट। तो ये इस तरह से जो इलीगली आप जेल में बंद करते हैं, ओके, तो ये, और दूसरा कि आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ये दो जो चीज़ें थी, ओके, ये सस्पेंड हो गई इस एक्ट की वजह से। द रॉलेट एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज ब्लैक लॉ and the Indians under the leadership of Gandhi decided to oppose it by non-violent civil disobedience, which would start with the Hartel of on 6 अप्रैल। तो यहाँ पर ये जो रॉलेट एक्ट था, इसको कंसिडर किया गया कि ये एक ब्लैक लॉ है, ओके, और गांधी जी की लीडरशिप में डिसाइड किया गया कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। सो क्यों इंडियंस वेयर आउटरेक्ड बाय द रॉलेट एक्ट, क्यों इंडियंस को गुस्सा था रॉलेट एक्ट का, ओके। So Indian were outraged by Rowlatt Act due to the following reason. First, they had hoped that after the war their hardship would be over and the government would take steps to improve their condition. Second, on the other hand, the government got the Rowlatt Act passed in the Imperial Legislative Council against the united opposition of Indian members. Third, the act gave the government enormous power to repress the political activities. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. And these provisions meant the suspension of two principles of justice, trial by jury and habeas corpus, that is the right safeguarding against illegal imprisonment. The Rowlatt Act was considered as a black law and the Indian under the leadership of Gandhi decided to oppose it by the non-violent civil disobedience which would start on 6 April. एंड लास्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों गांधी जी ने विड्रॉ किया, क्यों वापस लिया, ओके। सो गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द रीजंस एज मेंशन बिलो। तो ये कुछ रीजंस हैं जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला, द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। तो पहला तो ये था कि जो मूवमेंट है ये काफ़ी वायलेंट हो रहा था, बहुत सारी जगह पर ये मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो रहा था, लोग वायलेंट हो रहा था, मतलब लोग मारपीट कर रहे थे इस मूवमेंट में, जो कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, शांति से किया जाने वाला मूवमेंट था। गांधी जी थॉट दैट सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। दूसरा, गांधी जी को ऐसा लगा कि जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें पहले तो ट्रेन होना पड़ेगा, उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे कि इस तरह का ये जो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है ये कामयाब हो, मास स्ट्रगल के लिए वो तैयार हो पाएँ, इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। तो गांधी जी को लगा भाई ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने वापस लिया। दिस वॉज इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंसिडेंट इन चौरा चौरी। ऐसा क्यों लगा कि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इंसिडेंस हुआ था चौरा चौरी में। चौरा चौरी क्या है, इट इज़ अ विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, वेयर 22 policemen were brutally killed after they had fired on political procession। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेशन हो रहा था, कुछ पॉलिटिकल कार्यक्रम चल रहा था, और उस कार्यक्रम में चौराचौरी में जो पुलिस है उन्होंने गोली चलाई, और गोली चलाई तो इसके लिए वहाँ के लोगों ने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। करीब 22 पुलिसमैन थे जिन्हें मार दिया। तो गांधी जी को ये ठीक नहीं लगा, उन्हें लगा कि भाई सत्याग्रही को अभी तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। थर्ड, दे हैड बीन डिस्टर्बेंसेस इन मद्रास एंड कोलकाता ऑल्सो। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि यूपी में ही प्रॉब्लम था, कोलकाता और मद्रास में भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे। सो द अबव फैक्टर मेड इट क्लियर दैट द कंट्री वुड नॉट येट रेडी टू मास मूवमेंट। तो ये सारी जो घटनाएं थी, इससे ऐसा लग रहा था कि अभी हमारी कंट्री जो है वो मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। सो गांधी जी prevailed upon the Congress working committee to call off the movement। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, ये जो मूवमेंट चल रहा था इसे वापस ले लिया। कांग्रेस को बोला कि भाई हम इसे वापस ले लेते हैं। सो गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया जाए। गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द रीजन्स एज मेंशन बिलो। फर्स्ट, द मूवमेंट वॉज
turning violent in many places. First reason is the movement was turning violent in many places. Second, Gandhiji thought that satyagrahis need to be properly trained before they would be ready for mass struggle. This was in context to the incidents of Chorachari, a village in Gorakhpur district, UP, where 22 policemen were brutally killed after they had fired on political procession. And third, there had been disturbances in Madras and Calcutta also. The above factors made it clear that the country was not yet ready of mass movement. So Gandhiji prevailed upon the Congress Working Committee to call off the movement. तो इसलिए गांधी जी ने ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को वापस लिया. ओके, सो आई होप ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपकी समझ में पूरा आ गया होगा. राइट, तो ठीक है, यहीं पर फिर हम स्टॉप करते हैं. ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.